हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस में स्वागत करता हूं। बाबू, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन, यानी कि जो स्ट्रक्चर है सजीव कोशिका का जो संरचना है वो किन किन भागों से मिल करके बना हुआ है, कौन कौन से संरचनाएं उसमें भाग लेते हैं और उसका पूरे बॉडी का निर्माण हो जाता है, यानी कि जो सेल है उसका जो पूरा जो शरीर है उसका किन किन संरचनाओं से मिल करके बना हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को। और मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी और अध्याय संख्या 5, जिसमें जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बाबू, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो हमारे वीडियो पर नया है या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना। आइए हम आपको बताते हैं कि पहला टॉपिक क्या है। तो बाबू, पहला टॉपिक है सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन। सजीव कोशिका का संरचनात्मक संगठन। सजीव कोशिकाओं का संरचनात्मक संगठन। ठीक है ना। ये चीजें हमको आज पढ़ लेनी है कि सजीव कोशिका का जो संरचना होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक सेल। ठीक है ना, छोटा सा। इसकी संरचना, माना कि ये जो है सेल जो है ये सजीव का है। ठीक है ना, सजीव का सेल है, यानी कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनका ये सेल है। ठीक है ना। अब इनका जो सेल बना हुआ है किन किन भागों से मिल करके इस सेल का निर्माण हुआ है, यही चीज आज हम इस टॉपिक में जानेंगे। किस टॉपिक में बाबू? सजीव कोशिकाओं का संरचनात्मक संगठन में। ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग सेल। बाबू, अगर हम किसी सजीव कोशिका को अगर हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, तो सिंपल एकदम बिल्कुल साधारण तौर पे आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा कि उसमें 3 पार्ट दिखाई देंगे आपको। पहला भाग दिखाई देगा बाह्य आवरण, दूसरा भाग दिखाई देगा आपको जीवद्रव्य, और तीसरा भाग दिखाई देगा कोशिकांग। आइए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं बाबू। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल। इसको समझने के लिए देखिए कैसे हम लोग समझेंगे कि ये किन किन संरचनाओं से मिलकर के बना हुआ है। देखिए पहला आ जाता है बाबू आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इसको कहते हैं बाह्य आवरण। बाह्य आवरण, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसका जो पहला पार्ट होगा, जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे स्टडी करने के लिए, या फिर इसका जो संरचनात्मक संगठन है इसको देखने के लिए जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो आपको पहला पार्ट क्या दिखाई देगा बाबू? आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि बाह्य आवरण। ठीक है ना। और दूसरा जो इसका भाग दिखाई देगा वो दिखाई देगा जीवद्रव्य। जीवद्रव्य, ठीक है ना, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। थोड़ा ध्यान देना होगा बाबू, ये होता है प्रोटोप्लाज्म। और इसका जो तीसरा भाग दिखाई देगा बाबू वो दिखाई देगा कोशिकांग। ठीक है ना, इसको कहते हैं कोशिकांग, और इंग्लिश में कहते हैं इसको सेल ऑर्गन। क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं हम सेल ऑर्गन्स। ठीक है ना। यानी कि कोशिका के अंदर पाया जाने वाले अंग को हम सेल ऑर्गन्स कहते हैं। थोड़ा यहाँ पे केयरफुली रहना होगा और समझना होगा। ठीक है ना। सबसे पहले तो जानेंगे कि तीनों क्या होता है। ठीक है ना, क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। पहले जानिए कि ये क्या है बाह्य आवरण। तो इससे पता चलता है कि जो सेल है बाबू, जो सेल है, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे मैं बता देता हूं। जो सेल है इसके बाहर की जो आवरण आपको दिखाई दे रही है ना, इसके बाहर की आवरण, ठीक है ना, इसको कहते हैं बाह्य आवरण। और ये किससे संबंध रखता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये संबंध किससे रखता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये मुख्यतः एक ऐसी कोशिका की संरचना है जो इसको आकार और आकृति प्रदान करता है। इसका आकार भी बनाता है और आकृति भी बनाने का कार्य करता है। कौन? तो बाह्य आवरण। इसके जो चारों तरफ जो भाग होता है उसको कहते हैं बाह्य आवरण, और यह आकार और आकृति प्रदान करता है। ठीक है ना, इतना समझ लीजिएगा।
और मैं बात बता दूं कि इसके साथ साथ इसको सुरक्षात्मक कवच का भी तरह कार्य करता है। सुरक्षात्मक कवच का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये सुरक्षा प्रदान भी इसको करता है। कौन? बाय आउटर मेम्ब्रेन। बाबू जो दूसरा भाग है जीव द्रव्य, ये क्या होता है कि यह कोशिका के अंदर जेली सदृश पाया जाने वाला पदार्थ जिससे यह जीवित रहता है, जिन पदार्थों से यह जीवित रहता है उसको हम कहते हैं जीव द्रव्य। थोड़ा ध्यान देना होगा बाबू, इसे सजीव का भौतिक आधार भी कहा जाता है। यानी कि जो जीव होते हैं ना बाबू, उसका भौतिक आधार भी कहा जाता है। ये इसी से जीवित रहता है और इसी जीव द्रव्य के कारण इसे हम कहते हैं सजीव कोशिका। ठीक है ना। थोड़ा सा अब यहां पर और ध्यान देना होगा कि इसमें जीवन की जितनी जैविक क्रियाएं होती हैं वो सुचारू रूप से संपादित इसी में की जाती हैं और इसी के द्वारा किया जाता है, जीव द्रव्य के द्वारा ही किया जाता है। एक बार और समझिए इसको, इसमें जीवन की सभी जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, अर्थात जो भी जीव सेल्स है इसी पर आधारित रहता है। जीव सेल्स के अंदर पाया जाना सदृश जो पदार्थ होता है इसी पर आधारित रहता है और जीवित भी रहता है इसी के कारण। कोई दिक्कत समझने में? उसके बाद आइए मैं बताता हूं बाबू कोशिकांग, सेल ऑर्गन। बाबू यह कोशिका का महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। सारी संरचनाएं जो कोशिका जो होता है ना बाबू, इसी पर आधारित होता है। थोड़ा समझना होगा यहाँ पे कि ये कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं जो कोशिका में विभिन्न कार्य के लिए जो है ये विशिष्टकृत होती हैं। विशिष्टकृत का मतलब कि सभी विशेष क्रियाएं इसी के अंदर होती हैं। जो भी कोशिकांग होते हैं, अब आप समझेंगे कि कोशिकांग क्या होता है। तो कोशिका में पाए जाने वाले अंग, यहां पर ऑर्गन्स में लिख दिया हूं, अंग लिख दिया हूं, यानी कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। तो इसके अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं बाबू, इसके अंदर जो है बहुत सारे अंग पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं कोशिकांग। ठीक है ना। तो ये कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं और ये विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्टकृत होती हैं। ठीक है ना। विशिष्टकृत होती हैं क्यों? क्योंकि इसी के अंदर सारे क्रियाएं संपादित किए जाते हैं। ठीक है ना। ये आपको चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। इन तीनों को समझने के लिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। डिवाइड करते हैं कि ये कितने कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। चलिए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए बाबू हम आपको जो है पहला बता देते हैं। ठीक है ना। पहला देखिए, इसको पहले हम डिवाइड करते हैं दो भागों में। ठीक है ना। पहला भाग इसका जो होता है वो होता है कोशिका कला। ध्यान देना होगा बाबू यहाँ पे, कोशिका कला, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन समझिएगा, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और दूसरा जो बाबू इसका भाग होता है वो होता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इसको कहते हैं हम सेल वॉल। ठीक है ना। देखिए यहां पे मैंने यहां तक आपको बता दिया है। अब इन तीनों के बारे में मैं बताते चल रहा हूं। इसको कह रहे हैं बाह्य आवरण। बाह्य आवरण को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला बता रहा है कोशिका कला और दूसरा है कोशिका भित्ति। ठीक है ना। कोशिका कला क्या होता है कि कोशिका के चारों तरफ से एक झिल्ली, देखिए यहां से अंदर की तरफ से, सेल वॉल के अंदर की तरफ से एक चारों तरफ से झिल्ली सभी कोशिकांगों को स्थिर रखने का कार्य करती है, यानी कि ढक कर रखती है। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है ना। इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये भाग आपको समझ में आ गया कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला कहां पाया जाता है। तो बाबू कोशिका भित्ति के अंदर और साइटोप्लाज्म के बीच में जो है ये सारे साइटोप्लाज्म को एकत्रित करने का कार्य और चारों तरफ से ढकने का कार्य ये करता है। ठीक है ना। कौन करता है बाबू? तो सेल मेम्ब्रेन करता है। यहां क्लियर हो गया। दूसरा भाग है इसका कोशिका भित्ति, सेल वॉल। एक बात और ध्यान में रखेंगे, अगर डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में अगर देखा जाएगा, यानी कि अंतर स्थापित किया जाएगा जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में, यानी कि जो पेड़ पौधे की जो कोशिका होती है उसका पहला डिफरेंशिएशन हम दर्शाएंगे तो सेल वॉल से दर्शाएंगे। यहां पर देख लीजिए बाबू, ये तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, ये केवल प्लांट कोशिका में ही पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में एब्सेंस होता है, यानी कि नहीं पाया जाता। इतना ध्यान में रखिएगा। पहला इसका डिफरेंशिएशन अगर दर्शाया जाएगा तो कहा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो पहला जो आएगा वो आएगा बाबू सेल वॉल। पहला डिफरेंशिएशन में दर्शाया जाता है सेल वॉल। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जो प्लांट सेल होते हैं उनमें भित्तियां पाई जाती हैं
और जंतु कोशिका में भित्तियां नहीं पाई जाती हैं, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो कोशिका भित्ति दूसरा हो जाएगा कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति का वही कार्य होता है जो इसका कार्य होता है, यानी कि ये भी प्लांट सेल जो होते हैं उसका आकार और आकृति प्रदान करता है और बाहर से इसको चारों तरफ से कवच का कार्य करता है। मैं पहले भी यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको बताता हूँ कि जीव द्रव्य क्या होते हैं, ठीक है ना। आइए हम आपको बता देते हैं कि जीव द्रव्य क्या होते हैं। देखिए बाबू, जीव द्रव्य को साधारणता अगर देखा गया है तो इसको जो है दो भागों में बांटते हैं। जीव द्रव्य मैंने पहले भी बता चुका है कि जो सेल होता है बाबू, सेल, ठीक है ना, इसके अंदर जो भी जैली सदृश पदार्थ पाया जाता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म को हम कितने भागों में बांट देते हैं? यहाँ पे दो भागों में बांटते हैं। इसके दो भाग होते हैं, यानी कि इसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं इसको हम कहते हैं जीव द्रव्य, जलीय सदृश वाले को। और इसको हम कैसे दो भागों में बांटते हैं, यहाँ ये दिखाते हैं आपको। दो भागों में कौन कौन से दो भाग होते हैं इसके? पहला हो जाता है बाबू कोशिका द्रव्य, ध्यान दीजिएगा, पहला हो जाता है कोशिका द्रव्य, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यहां पे देख लीजिए साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, यानी कि कोशिका में पाए जाने वाले ऐसे द्रव्य जो उपापचयी क्रियाओं में सहायता करते हैं, ठीक है ना, या कोशिका के प्रासृत दाब को बनाए रखते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। कुछ ये भी जो है जलीय सदृश पदार्थ होते हैं, इसी का भाग होते हैं और इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव्य कहां से कहां तक कोशिका द्रव्य होता है? बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। देख लीजिए, बीच में क्या पाया जाता है बाबू? न्यूक्लियस पाया जाता है। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक कला से लेकर के, और यहाँ देख लीजिए साइटोप्लाज्म की कला जो होती हैं, जो कोशिका, इसका जो साइटोप्लाज्म की जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं, वहां से सारे बीच में जितने पदार्थ पाए जाते हैं ये सारे के सारे कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। और जो दूसरा भाग इसका होता है बाबू, जो सेल का दूसरा भाग होता है, उसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। और केंद्रक द्रव्य को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है बाबू? कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है केवल केंद्रक में, देखिए न्यूक्लियस, यहां पर देखिए न्यूक्लियो, प्लाज्म का मतलब होता है मैटर या पदार्थ। तो यहां पे जो केंद्रक पाए जाएंगे, केंद्रक में जो भी पदार्थ पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि बाह्य आवरण क्या होता है और जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है ना, इसके भाग होते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देते जाइएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, ठीक है ना। अब आएगा कोशिकांग, लास्ट वाला आएगा कोशिकांग, ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम समझा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए कोशिकांग, इसको कहते हैं सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन्स, ठीक है ना बाबू। जो सेल ऑर्गन्स होता है इसको सबसे पहले हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? ध्यान दीजिएगा, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला बांटेंगे बाबू भाग कि द्विकलीय, द्विकलीय, और इसको बांटेंगे एक कलीय या अनुपस्थित, अनुपस्थित। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कोशिकांग है, बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो द्विकला से घिरे होते हैं। कला का मतलब चारों तरफ से आवरण होता है। जैसे यहां पर मैं बात करूं कि केंद्रक का, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि अगर बात करूं मैं न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस बाबू द्विकलीय होता है, दो कला से घिरा होता है। देखिए दो कला से घिरा होता है, ठीक है ना। और अगर इसका एग्जांपल दीजिए, एक कलीय अगर कोशिका के एग्जांपल दिया जाए तो रिक्तिका, जैसे कि रसधानी, ठीक है ना, रिक्तिका होता है, खाली स्थान होता है कोशिका में, वो केवल एक ही कला से घिरा हुआ
पाया जाता है, एक ही कला से घिरा हुआ पाया जाएगा तो हम इसको, इसका तो कला का नाम होता है टोनोप्लास्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कला से घिरा होता है तो या तो कला होगा या नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ एक कलीय या तो अनुपस्थित हो सकता है, ठीक है ना। और इसमें लिख दिया हूँ मैं द्विकलीय, यानी कि दो कला से ये घिरा हुआ पाया जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कोशिका में कौन कौन से ऑर्गन्स है जो द्विकला से घिरा हुआ पाया जाता है और कौन कौन से ऑर्गन्स है जो एक कला से घिरा हुआ पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो द्विकलीय में आएगा बाबू, वो आएगा, पहला आएगा केंद्रक, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो आएगा वो आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। इसको समझते जाइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो तीसरा आएगा वो आएगा लवक, जिसको कहते हैं प्लास्टिड। एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये लवक केवल पादप में पाया जाता है, पादप प्लांट में, पेड़ पौधों में पाया जाता है, पादप, ये जंतु में नहीं पाया जाता है। ये एक प्रकार का ये जो है क्या बोलते हैं इसको, वर्णक होता है, ठीक है ना, वर्णक जो रंग देने का कार्य करता है। तो जंतु में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, ये केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं लिख दिया हूँ पादप, ठीक है ना। चौथा, इसमें चौथा पाया जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो इतना, एक और आ जाएगा यहाँ पे 5वें नंबर पर गोल्जी काय, ठीक है ना, इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। ये भी एक प्रकार का सेल ऑर्गन्स होता है जो द्विकलीय, दो कला से घिरा हुआ पाया जाता है। आइए अब बताते हैं आपको एक कलीय या अनुपस्थित कौन कौन सा एक कलीय होता है, यानी कि उसके ऊपर जो आवरण होते हैं वो एक ही कला होते हैं, एक ही होता है। पहला आ जाएगा आपका इसमें लयन काय, इसको कहते हैं इंग्लिश में लाइसोसोम, जिसको हम आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा आएगा राइबोसोम्स, ठीक है ना। और इसमें बाबू जो तीसरा आएगा वो आएगा तारक काय, इसको कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है ना। और जो इसका जो चौथा भाग आएगा वो आएगा रिक्तिका या कह सकते हैं हम रसधानी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल कहते हैं। ये खाली स्थान होता है, ये ध्यान में रखिएगा बाबू। रिक्तिका जो है केवल पादपों में पाया जाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पादप, यानी कि केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे पाया जाता है और एक से अधिक पाया जाता है, लेकिन वो पता नहीं चलता, इसलिए उसको ऑप्शन दर्शा दिया जाता है, ठीक है ना। तो वैक्यूल जो है केवल पादपों में पाया जाता है, ठीक है ना। ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बाबू आज हमने क्या जाना कि जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि क्लास 9th की बायोलॉजी में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में जो मैं तीसरा पार्ट पढ़ा रहा हूं, इसमें पढ़ा रहा हूं आपको सजीव कोशिकाओं का संरचनात्मक संगठन। जो सजीव कोशिका का जो संरचना होता है वो किन किन भागों से मिलकर के बना होता है, स्पष्ट मैंने आपको यहां पर बता दिया। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा बाबू। यदि आप समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हमारे वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे। तो बाबू आज के लिए इतना ही, और आप कल के लिए इंतजार करें, इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो इसका चौथा भाग है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।